नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस देश में जब कभी कोई नई योजना लाई जाती है उसके बाद उसका विरोध होता है, और विरोध का कारण यह है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन होता है जैसे लगता है कि विपक्ष या इस देश की जनता को सब कुछ बता करके, संवाद करके उस योजना को प्रस्तुत करना शायद वो उनके आदत में शुमार नहीं है। यह सरकार की एक बड़ी भूल हो सकती है। हालांकि योजनाओं पर अभी सवाल नहीं है, बात सिर्फ सोच की है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष भी अपने हिसाब से सरकार के किसी भी नीति का जिसमें जनता का फायदा जुड़ा हो और जनता के हिसाब से वो बातें आगे न बढ़ रही हों, तो सरकार के विपक्ष में जो भी होते हैं वो बोलते हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे वो विचारक हों। ऐसे ही एक विचारक और नेता कांग्रेस आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो थिंकर भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो संत भी हैं, और इन तमाम मुद्दों पर जो पिछले 2-3 महीनों से इस देश में एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आई हैं, उसमें पार्टी की विचारधारा के साथ साथ एक आचार्य के रूप में आज हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में ये जो विचारधारा चल रही है, इस वैचारिक लड़ाई में जो विरोध है कहां? क्योंकि अगर इस देश में राष्ट्रवाद सच है, देश के प्रति प्रेम सच है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए ये सच है, पत्थरबाजी के द्वारा अपनी मांगें नहीं मनवानी चाहिए ये सच है, तो फिर गलतियां कहां हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम समय समय पर अपनी बात रखते रहते हैं और बहुत बेबाक टिप्पणी करते हैं, इसलिए आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे। हम किसी पैनल के साथ उनको नहीं जोड़ रहे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या दुख होता है आपको? किस बात का? इस बात का कि इस देश में सहमति की राजनीति नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दुख मुझे इस बात का नहीं होता है जी। तो सहमति या असहमति की राजनीति करना तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार को ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस देश में विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है। कई चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीतती आ रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो अप्रासंगिक हो गया है और विपक्ष की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। और जबकि वास्तविकता ये है दिवाकर जी के लोकतंत्र में विपक्ष होना बड़ा जरूरी होता है, वरना सत्ता और सरकारें निरंकुश हो जाती है। कितनी महत्वपूर्ण इस बात की तकलीफ है। दूसरी तकलीफ ये है कि जिन नौजवानों को रोजगार देना है और जिनको रोजगार दिया जाने की बात हो रही है, वो तो उन रोजगार मिलने वाले या पाने वाले नौजवानों की तकलीफ है। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, तो उनकी नाराजगी मुझे ठीक लगती है कि वो 4 साल के लिए अगर नौकरी करेंगे तो 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? या 4 साल के बाद वो फिर अपने सर्टिफिकेट लेके घूमेंगे? उन सर्टिफिकेट्स को सर्टिफाइड कहाँ कराएंगे? कोई उनसे कहेगा आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी सर्टिफाइड लाइए, कोई कहेगा फिर अपना एक इनकम टैक्स रिटर्न लाइए, कोई कहेगा पैन कार्ड लाइए, कोई कहेगा इसे वहाँ मजिस्ट्रेट की मोहर लगवाइए, कोई कहेगा साहब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आने के लिए इसकी वेरिफिकेशन कराई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आप नौजवान को रोजगार देना है तो सीधी भर्ती की प्रक्रिया फौज में है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सीधा उन्हें रोजगार देंगे, क्योंकि ये जो रोजगार है ये आदमी की जिंदगी का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। पूरे जीवन के सपने उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो भाई एक बात बताओ, 4 साल मुझे रोजगार दे रहे हैं आप, उसके बाद मैं क्या करूँगा? अब सवाल इस बात का है कि सरकार कह रही है हम साहब उन्हें अकोमोडेट करेंगे, हम उन्हें साहब महिंद्रा में कर देंगे, हम उन्हें अंबानी के कर देंगे, अडानी के कर देंगे। अरे भाई, देश तो आप चला रहे हो ना, महिंद्रा और अडानी और अंबानी थोड़ी चला रहे हो। देश के नौजवानों ने जो वोट दिया था वो तो मोदी जी को दिया था। आचार्य जी, मैंने आपकी बात समझ ली। को थोड़ी दिया था। तो ये पीड़ाएं हैं, ये तकलीफ है और मुझे कोई तकलीफ। एक पीड़ा जो आपने कही और जो बेबाक टिप्पणी आपने की, और इसी टिप्पणी का कम से कम मैं कायल हूं कि विपक्ष कमजोर है, और कमजोर विपक्ष जब सहारा लेता है विरोध का, तो आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है
और ये सवाल, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। जब सड़कों पर यूथ उतरे, जब सड़कों पर एक मास उतरे और उसके माध्यम से उसकी पीड़ा व्यक्त की जाए, लोकतंत्र में सिर्फ पत्थर राज या आगजनी राज ये भी चलेगा क्या? ये पीड़ा व्यक्त करने का एक तरीका है, अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो विपक्ष के नेता के नाते ही सही, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तोड़फोड़ का समर्थन नहीं किया जा सकता, हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है, आगजनी का समर्थन नहीं किया जा सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं देश के उन नौजवानों से जो अभी सड़क पे उतरे हुए हैं कि वो रेलें ना फूकें। रेलवे स्टेशन, बसें, सड़क, इमारतें, मोटरसाइकिल, ये सब कोई भाजपा की संपत्ति नहीं है। इसे क्यों नुकसान पहुंचा रहे? ये तो हमारे देश की संपत्ति है। लेकिन जो उपद्रव हुआ है उसका समर्थन बिल्कुल नहीं है। लेकिन उपद्रव किस कारण से हुआ है उस पर तो जाना पड़ेगा। अगर आप किसी आदमी को कहते हो कि भाई हम आप नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, फिर रोजगार देना आपका कर्तव्य है और रोजगार लेना उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। तो अगर नौजवानों को आप रोजगार दे रहे हैं तो पहले तो ये सोच लीजिएगा कि सरकार उन पर कोई एहसान नहीं कर रही। दूसरी बात, सरकार ने खुद वादा किया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था, वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो उन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हम देंगे। तो अगर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के वादे को हम देखें तो 8 साल बीत गए, तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। अब सवाल उठता है कि आपने कुछ स्कीम जारी की, उसका नाम बड़ा अच्छा है, अग्निपथ, बहुत अच्छा है, अग्निवीर, बहुत अच्छा है सुनने में। तो देश का नौजवान इस देश की सेवा करना चाहता है। वो देश का नौजवान अंबानी, अडानी, महिंद्रा, हिंदुजा, टाटा के चौखट पे खड़ा होकर चौकीदारी नहीं करना चाहता। ये पीड़ा है और ये पीड़ा मेरी नहीं है, ये सबकी पीड़ा होनी चाहिए, आपकी भी पीड़ा होनी चाहिए। बिल्कुल है सर, है सर। इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात ये है कि, और ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं सर, आप एक ऐसे एकमात्र नेता हैं जो 120 घंटे से चल रहे इस फसाद, मैं फसाद शब्द का इस्तेमाल करूंगा सर, बुरा मत मानिएगा, आंदोलन नहीं है ये, इस फसाद पर आपने सीधे सीधे कहा कि राष्ट्र की संपत्ति को जलाने का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा एक नेता नहीं है विपक्ष का जो ये बोले कि भाई आंदोलन का तरीका और भी हो सकता है। सड़क पर उतरिए, लेकिन आगजनी करना, पत्थरबाजी करना, फिर उन पत्थरबाजों में और इन पत्थरबाजों में, और जहां अनुशासन ही मुख्य भूमिका में होता है, उस अनुशासन वाले जगह पर आप आगजनी करके जाएंगे और अग्निपथ के अग्निवीर बनेंगे। सर ये सवाल मौजू है। देखिए, मैं आंदोलन के साथ हूं, उपद्रव के साथ नहीं। मैं आंदोलन के साथ हूं, आगजनी के साथ नहीं। मैं आंदोलन के साथ हूं, लेकिन तोड़फोड़ के और हिंसा के साथ नहीं। मैं फिर भारत सरकार से ये आग्रह करता हूं कि वो अपनी ताकत के दम पर, अपने तमाम संसाधनों के दम पर वो ये हालात पैदा कर सकती है सरकार कि भाई आंदोलन खत्म हो जाए और बेचारे बच्चे अपनी नौकरी के लिए निकलने के लिए शुरुआत कर दें। हो सकता है, क्योंकि जब वजन ज्यादा होता है, जब बोझ ज्यादा होता है, तो आदमी मजबूरी में उसका जो जिस्म है वो झुक जाता है। एक दुष्यंत का बहुत अच्छा शेर है, उसको मैं कोट करना चाहूंगा दुष्यंत कुमार का, कि मेरा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा, मेरा जिस्म बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, तुम्हें धोखा हुआ होगा। बहुत बढ़िया जी। तो दिवाकर जी, ये जो नौजवान हैं, ये ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करी, फिर उसमें अच्छे नंबर लाए, फिर बेचारे 2-3 साल से लगातार दौड़ते हैं। इनका सपना है कि फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। वो सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि कुछ नौजवान मजबूरी में, क्योंकि अपने माँ की इच्छा देखनी है, माँ की बीमारी की दवाई लानी है, बाप के कर्ज उतारने हैं, बहन की शादी करनी है, बहुत जरूरतें हैं, तो उस जरूरत को हल करने के लिए
वो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन इसमें समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है महाराज, कि 4 साल की नौकरी पे जब वो निकलेंगे तो उनका दिल बुझा हुआ होगा। हम चाहते हैं कि देश की सेना में जो भर्ती हो, और भर्ती होने के समय जो जज्बा होना चाहिए देश के नौजवान का, वो जज्बा मिटना नहीं चाहिए, वो उत्साह, वो उमंग नहीं मिटना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत सरकार अगर ये फैसला लेती है कि साहब नहीं, हम इस योजना को वापस नहीं करेंगे, तुम्हें भर्ती होना है तो भर्ती हो जाएंगे, भर्ती शुरू होंगी। मुझे नहीं लगता कि भर्ती में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो नौजवान मजबूरी में जाएगा सेना में, उसका वो उत्साह नहीं होगा जिस तरह फौज का एक जवान बनने के लिए उसने सपना देखा है। आपने ये कहा सर कि अडानी, अंबानी, हिंदुजा या जिनका भी आपने नाम लिया, यहाँ तो राज्य सरकारें भी घोषणा कर रही हैं, गृह मंत्रालय ने भी घोषणा की है कि 75% जो लोग बाहर आएंगे हम उनको एकोमोडेट करेंगे, समायोजित किया जाएगा उन्हें। तो फिर मुश्किलें कहाँ हैं सर? यही सवाल अगर उल्टा करके देखा जाए कि जब सरकारों में आपको उनको बाद में नौकरी देनी है तो सीधे ही नहीं दे दो, लेकिन, बट, परंतु, किंतु, अगर, मगर, ये क्यों कर रहे हैं आप? आप एक तरफ कह रहे हैं कि 4 साल आप फौज में रहिए, उसके बाद आप राज्य सरकार में चले जाइए। अरे भाई, आप ही फौज में उनको सीधी सीधी भर्ती दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। आपको तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, उनमें से 16 लाख को दे दो, सीधी भर्ती खोल दो। भाई फौज में आइए, सीआरपीएफ में आइए, बीएसएफ में आइए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में आइए, तमाम तरह के हमारे और फोर्सेज हैं उनमें आइए। मैं समझता हूँ कि नौजवान खुश हो जाएगा, और नौजवान अगर खुश होगा तो देश खुश होगा। आपको लगता है कि खुश होगा? क्योंकि घोषणाएं तो हो गई हैं, और 26 जून से और 1 जुलाई से तो ये क्लियर भी हो जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई, अग्निपथ पर अग्निवीर आगे बढ़ेंगे। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे पास सरकार है, सत्ता है, ताकत है, हम सामर्थ्यवान हैं। सरकार तो सामर्थ्यशाली है ना, सरकार तो शक्तिशाली है। तो सरकार अगर अपनी बात को मनवाए और देश का नौजवान का जो हृदय है, जो दिल है, वो उदास रहे, मुरझाया रहे, तो वो हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश के लिए अच्छी बात है कि सरकार अपनी गलती माने और देश के युवाओं के चेहरे को खिला दे, उनका दिल खुश हो जाए, ये अच्छी बात है। मान लीजिएगा सरकार ने एक फैसला किया, तो सरकार कह रही है फैसला अच्छा है, मैं कह रहा हूं ये फैसला ठीक नहीं है, तो इसमें मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझे लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है और इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत भी नहीं है। एक आम आदमी से कहो कि हम तुम्हें 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, और दूसरे से कहो कि हम तुम्हें पूरी जिंदगी की दे रहे हैं, 20 साल की दे रहे हैं, उसके बाद रिटायरमेंट जब होगा आपको पेंशन देंगे, तो कौन आदमी खुश होगा? आप खुद ही बताइए। एक सवाल सर पूछें, चूंकि आप राजनीति में भी हैं और आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, आप विचारक भी हैं सर। मैं ये मानता हूं कि कोई प्राइवेट जॉब करता है, बड़ी पोस्ट का व्यक्ति हो या नीचे के किसी पायदान पर वो अपना काम कर रहा हो, गारंटी तो उसमें भी नहीं होती है, बट काम करता है वो। नहीं, अगर कोई काम करता है तो करता है, उसमें हमें क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार जब कोई फैसला करती है, देश की जनता का जो हक है, देश की जनता का जो अधिकार है, देश की जनता का की जो उम्मीदें हैं, वो क्या प्राइवेट कंपनियों से हैं? क्या देश की जनता ने, इन नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को जब वोट दिया था तो इस उम्मीद में थोड़ी दिया था कि आप हमें मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी देंगे, क्या इस देश में आप हमें पीएसयू में नौकरी देंगे, आप हमको रोजगार देंगे साहब किसी प्राइवेट कंपनी में, इसलिए थोड़ा दिया था। उन्होंने ये दिया था भाई हमारे देश की व्यवस्था बदल रही है, सरकार बदलेगी, जो रोजगार कम है वो और ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो सपना तो चूर चूर हो रहा है। 1947 में ये देश आजाद हुआ, बेरोजगारी इस देश की एक समस्या बनी, भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह, घुन की तरह खाता रहा देश को, और उस पर भी समय समय पर चोट की जाती रही। राजनीति से हट करके हमें बात की जानी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या रही क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। और सवाल बहुत सीधा है सर, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, फिर क्या कारण है कि उसमें भी राजनीति हो जाती है? जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए ताकि जी
जनसंख्या नियंत्रण कानून कौन लाएगा? मैं लाऊंगा, आप लाएंगे, विपक्ष लाएगा, मीडिया लाएगी, सरकार लाएगी ना। सरकार लाएगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए सरकार। जब जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लाएगी तो उस पर बात की जाएगी। हम कब कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून मत लाइए? हम तो कह रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को आप कोई पॉलिसी बनाइए। हम तो कह रहे हैं, मैं मांग कर रहा हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, जनसंख्या नियंत्रण का कोई पॉलिसी बनाइए, कोई योजना लाइए, कोई कानून लाइए। तो ये तो सरकार को लाना चाहिए। सरकार 8 साल से सरकार कहाँ लाई है? बहुत महत्वपूर्ण बात। सरकार चाहती है, देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कोई रोजगार पे बात ना करे, कोई महंगाई पे बात ना करे, कोई बात नहीं करे आतंकवाद पे, कोई माओवाद पे बात नहीं करे, कोई भ्रष्टाचार पे बात नहीं करे। सरकार तो ये चाहती है। प्रधानमंत्री तो ये चाहती है कि जो विपक्षी नेता हैं उनके पीछे सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो। जो सरकारें चल रही हैं जो बीजेपी की नहीं है उन्हें गिरा दो, उनके विधायक खरीद दो, कैसे भी करके इस देश में एक छत्र राज्य साम्राज्य स्थापित, ये सब चाहती है, ये बीजेपी चाहती है। तो बीजेपी की सरकार है। जहां आप संकेत कर रहे हैं सर, वो सरकार गिरेगी नहीं क्योंकि शरद पवार जी हैं, मैनेज कर लेंगे। सर आप भी समझ रहे हैं। मैं सर ये सवाल ये आपसे, ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी ऐसा कहना ना तो मेरे लिए ठीक है कि गिरेगी, ना आपके लिए ठीक है ना गिरेगी, क्योंकि वो निरंतर प्रयास हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह जी थे, कमलनाथ जी थे, बहुत बहुत बड़े हमारे नेता थे, सरकार गिर गई जी। चिड़ियों को जहाँ दाना पानी ज्यादा मिलता है वहां चले जाते, पंछी चले जाते। आचार्य जी एक बड़ा सवाल है, चलिए ये तो बात रोजगार की हुई, इस देश में राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रवाद शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है, जबकि आप राष्ट्रवाद को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं सर। मैं कांग्रेस नेता से थोड़ा अलग आपको मानता हूं, राष्ट्रवाद पर इतने सवाल क्यों उठ जाते हैं? बुराई क्या है? नहीं, बिल्कुल मैं तो चाहता हूं कि इस देश की मिट्टी में जो बच्चा पैदा होता है उसकी रगों में कूट कूट कर राष्ट्रवादिता भरी होनी चाहिए। ये हमारे तमाम देश के लोगों का भी फर्ज बनता है। ये प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती है उनका भी फर्ज बनता है, क्योंकि अगर देश में पैदा होने वाले बच्चे में बुनियादी रूप से देश के प्रति भाव ही पैदा नहीं होगा तो फिर तो वो इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, नेता बनो, बिजनेसमैन बनो, किसान बनो, फिर तो उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ जीवन सार्थक हो सकता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। अगर इस देश का हर नागरिक समान है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आज के एक पखवाड़े पहले आई कि इस देश के दूसरे सबसे बड़े जमात हम हैं, हमारे को कोई राष्ट्रवाद सिखाएगा, अच्छी बात लगी हमें। ये अल्पसंख्यकवाद, ये तुष्टीकरण, इसके आईने में जब राष्ट्रवाद को मापने की, उसको परिभाषित करने की कांग्रेस की कोशिश होती है तो सर सारा लफड़ा वहीं शुरू हो जाता है। देखिए, जैसे जैसे समय बदलता है तो कुछ चीजें होती हैं जो प्रासंगिक नहीं रहती। जब देश की आजादी, देश को आजादी मिली तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे उन नेताओं ने बहुत कुछ संघर्ष किया, बलिदान किया, मेहनत की, चिंतन किया, तब एक व्यवस्था कायम, एक संविधान लागू हो गया। अब उसमें उस 70 साल पहले क्या क्या परिस्थितियां थी, हम उन पे सवाल ही उठाने शुरू कर दें तो ये तो कोई बात ठीक नहीं होगी। उन्होंने जैसा किया वो कर गए। देश के लिए कुर्बानियां जब दी गई तो हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सबने। अगर भी हमारे सरदार शहीद आजम भगत सिंह शहीद हुए तो अशफाकुल्लाह की भी कुर्बानी हुई। अगर पंडित नेहरू उसमें थे तो मौलाना आजाद भी साथ थे, आचार्य जी चंद्रशेखर आजाद भी थे, बिल्कुल आपके साथ बिस्मिल भी थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने हजारों हमारे हीरो हैं, देश के हीरो हैं, बलिदानी महापुरुष हैं। अब सवाल इस बात का है कि देश में पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी जी तक अलग अलग प्रधानमंत्री आए, तो जो पहले प्रधानमंत्रियों ने किया उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैं इस समीक्षा करने के विरोध में नहीं, लेकिन उन्हें आप ये सिद्ध करें कि उन्हें देश से कम प्यार था, वो देशभक्त कम थे, क्या इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा कहा? नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी
जो कहते हैं वो आप भी जानते हैं, वो क्यों कहते हैं आप भी जानते हैं। उनकी पार्टी क्या कहती है? उनकी पार्टी ये चाहती है कि देश में जितनी विपक्षी पार्टी है ये सब हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाएं और हिंदुस्तान विरोधी भी सिद्ध हो जाएं। तो जब अकेली पार्टी हिंदुओं की और हिंदुस्तानियों की भाजपा बच जाएगी तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो तो वन साइडेड हो जाएगा। तो वो इस मोड़ पे लाना चाहते हैं और ये सारे विपक्ष को सोचना पड़ेगा। आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं सर, इसलिए बहुत बात करने का मन करता है क्योंकि आप बहुत क्लियर बोलते हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूं, इस देश की जनता को इतने कमजोर दिमाग का क्यों समझा जाता है कि कोई राजनीतिक दल या कोई विचारधारा उसको अपने आगोश में ले लेगी? क्या कांग्रेस इसलिए ऐसा सोचती है क्योंकि कांग्रेस 4 दशकों से अधिक समय तक इस देश पे राज करती रही? जनता कनेक्ट उससे होती है जो लगता है कि हाँ ये जनता के लिए कर रहा है। शायद यही मोदी की ताकत है सर। नहीं, जब देश काल और परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं तो सब कुछ बदलता है। ऐसा थोड़ी एक चीज बदलती है दूसरी नहीं बदलती है। तो सियासत भी बदल रही है, जनता के सोचने की जो सोचने का तरीका वो भी बदल रहा है। एक टाइम होता था कि जब कोई नेता आता था गांव में तो 25-25, 30-30 किलोमीटर के लोग उसे सुनने आते थे। आज गली मोहल्लों में केंद्र के मंत्री घूम रहे हैं, बुलाना पड़ता है, कोई सुनने नहीं आता। तो राजनीतिक लोगों का जो सम्मान था, इज्जत थी और जो उनके विशेष अधिकार थे वो धीरे धीरे करके कम हुए। राजनीतिक लोगों की शुचिता, चरित्र, व्यक्तित्व कैसे कैसे बनता था। आज राजनीतिक लोगों ने भ्रष्टाचार शुरू किया तो लोगों के दिलों में और दिमाग में राजनीतिक लोगों की जो इमेज बनी है वो क्या बनी है पता है? ये लुटेरे होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, है ना, गलत होंगे, ये स्वार्थी होंगे, अवसरवादी होंगे। जो संकल्प शक्ति राजनीतिक लोगों में होनी चाहिए जिसको लोग मानते थे, उस संकल्प शक्ति का अभाव पैदा हुआ है। शायद ये मंथन कांग्रेस के नेताओं को भी करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो किसी एक पार्टी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो सब बदले हैं। भाजपा के नेता भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जिस संकल्प के साथ बीजेपी बनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिस संकल्प के साथ बीजेपी बनी, तो क्या उसमें है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भाजपा थी, अडवाणी जी की भाजपा, वो आज की भाजपा है? कितने वो सिद्धांत की बात करते थे, ये स्वार्थ की बात करते हैं। केवल चुनाव जीतने के लिए हथगंडे करना, ये कौन सी राजनीति है? इस देश में 135 करोड़ से अधिक लोग हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से एक कहा जाता है कि 135 करोड़ लोगों पर हमें भरोसा है। हाँ, प्रधानमंत्री किसी को तुष्टीकरण के तहत मनाते नहीं सर। मैं प्रधानमंत्री का पक्ष नहीं ले रहा हूं, शायद आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। और ये जो तरीका है ये देश के लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं, ये तुष्टीकरण क्या है साहब? क्या कांग्रेस के शासन व्यवस्था में जो पॉलिसी चल रही थी, जिनको आप तुष्टीकरण कह रहे हैं, क्या वो बीजेपी ने बंद की? कौन सा नया कानून बीजेपी लाई जिससे ये पता चले कि हम सब तुष्टीकरण, कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी और बीजेपी तुष्टीकरण नहीं करेगी? ये बात नहीं है। बात ये है कि आप हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं की हितैषी है। तो ये धर्म के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई है और जिसका असर बहुत नीचे तक पहुंच गया है, ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स थी इस देश की, अब मुझे लगता है उस सेकुलरिज्म नाम का एक शब्द बचा है। अब सेकुलर कौन बचा है, इस पर मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा संदेह है। सवाल तो सर अहम है, लेकिन फिर तल्ख सवाल है, किसी मंथन में अगर कोई राजनीतिक दल है और खास करके कांग्रेस के संदर्भ में जो अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, उस मंथन में कुछ बातें निकलें और फिर विदेश में कोई नेता जाए और वो देश के बारे में अपनी बात रखे और ये कहे कि आग लग जाएगी क्योंकि तो पूरे देश में केरोसिन फेंक दिया गया है। सर कैसे होगा इतनी ऐसी बातों का, और उसके लिए फिर आप लोगों को समर्थन भी करना पड़ता है? नहीं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम से सवाल है सर। कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपनी राय जाहिर करता है तो उसे राय जाहिर करने का अधिकार है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि देश के हालात खराब है, केरोसिन का जो विषय आपने उठाया, केरोसिन का मतलब आप ये मत सोचिए कि कोई आदमी मिट्टी के तेल का ड्रम लेकर के फेंक रहा है तब देश में आग लगती। देश में आग लगना किसे कहते हैं? जब देश के लोग परेशान हो, जब देश के लोग उदास, जब देश के लोग
निराश हो, जब देश के लोगों में आक्रोश हो, जब देश के लोगों को लगता है कि हमने हमारी उम्मीदों पर सरकार काम नहीं कर रही है, अफरा तफरी मच रही है, जब देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर विवाद उत्पन्न हो रहा, जब एक दूसरे से जो हमारा जो जुड़ाव है उसमें दरार आ रही है, तब उस बात को कहा जाता है। जैसे कहते हैं, अरे तू किसी बच्चे से अगर नाराज होकर बच्चा ज्यादा लड़ता है तो उससे कहते हैं ना, तू इस घर को तोड़ के छोड़ेगा क्या, या तू इस घर में आग लगा देगा क्या। तो इसका मतलब थोड़ी कि मिट्टी का तेल लेकर उस घर को फूंकता है। बट अगर आप इस बात को राहुल गांधी जी के उस बयान से जोड़ रहे हैं तो मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से बड़ा देशभक्त इस देश में नहीं है। राहुल गांधी जी ने इस देश के लिए, उनके पिताजी का बलिदान हुआ, उनकी दादी का बलिदान हुआ, और कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेताओं का बलिदान हुआ, उनकी हत्याएं की आतंकवादियों ने। तो अगर कोई देशभक्ति की बात कांग्रेस पार्टी को सिखाना चाहे, राष्ट्रभक्ति, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस से बड़ी राष्ट्रभक्त पार्टी कोई नहीं है। क्या कारण है? कांग्रेस के अलावा आज तक भी कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और नेता को आतंकवादियों के द्वारा शहीद किया गया हो तो सोचना पड़ेगा, और कांग्रेस की लिस्ट मिल जाएगी आपको। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ललित माकन, हितेश्वर सैकिया, बेअंत सिंह और पीसी शुक्ला, तमाम हमारे छत्तीसगढ़ में जितने लोग मारे गए, कितने नाम मिल जाएंगे। इस पे तो कोई दो राय ही नहीं और सवाल भी नहीं, लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस का जनाधार सिकुड़ता जा रहा है? देखिए, उसमें कई उसके कारण है। कांग्रेस पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, कांग्रेस नेतृत्व ने जिन लोगों पे भरोसा किया वो निकम्मे निकले। वो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उन्हें देश की पॉलिटिक्स ही नहीं पता, देश की नब्ज नहीं पता, भारत की संस्कृति और सभ्यता से जो वाकिफ नहीं है, भारत की राजनीति को दिशा क्या देगा। तो कुछ ऐसे लोग आ गए कांग्रेस नेतृत्व के नजदीक, और कांग्रेस नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया। तो इसमें कांग्रेस नेतृत्व का दोष कहाँ है? राहुल गांधी का दोष कहाँ है? सफाई अभियान क्यों नहीं चलाया गया है जिन्होंने 8 साल में 10 साल में कांग्रेस को इस मोड़ पे ला दिया? सफाई अभियान क्यों नहीं चलाया गया? और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे विचारक हैं, उनको इतनी तरजीह क्यों नहीं दे पा रही है ये आला कमान? नहीं, मुझे कोई तरजीह दे ना दे, मैं अपनी बात कहता रहता हूँ, और मैं एक विचारधारा से जुड़ा हूँ, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश को मजबूत रखने के लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, और आज क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्ष है तो इस कांग्रेस को सशक्त रहना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ छात्र जीवन से लेकर आज तक, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मैं इस विचारधारा के साथ रहूं। सर सिर्फ अब दो सवाल, क्योंकि मैंने 20 मिनट का समय लिया था। 2 सवाल हो सकते हैं तल्ख हैं, आपको बहुत अच्छे न लगे। योगी आदित्यनाथ को अगर चेक एंड बैलेंस करना था तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रस्तुत करना था, लेकिन प्रियंका का मोह कांग्रेस नहीं छोड़ पाई। सर मुझे मालूम है आप सीधा जवाब नहीं देंगे सर, लेकिन इस सवाल है हमारी तरफ से। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने 2 साधुओं को चीफ मिनिस्टर बनाया। पहला चीफ मिनिस्टर उन्होंने उमा भारती को मध्य प्रदेश में बनाया था, दूसरी बार उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बनाया, तो योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया। किसी संत का सम्मान करना तो ये तो अच्छी बात है। बीजेपी ने अगर ये फैसला लिया है तो ये उसकी मैं सराहना करता हूँ। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, कांग्रेस पार्टी के साथ मैं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझसे कांग्रेस प्यार करती है ये फैसला तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। बहुत अहम सवाल। और अगर ये प्यार करती है तो सड़क से संसद तक, राज्यसभा में भेजना चाहिए। एक विचारक को कम से कम बहुत कमी खलती है सर, आप जैसे लोगों की जो तर्कों के साथ बात करते हैं। राज्यसभा में भी बहुत कुछ हो सकता है। भारत की संसद में पहुंचना स्वाभाविक का विषय है, लेकिन मैं तो अपनी बात भारत की संसद में पहुंचे बिना भी रखता हूँ। आप लोग मुझसे बात करते रहते हो, भारत की संसद में जाके बोलना और भारत की संसद के बाहर बोलना बात तो लगभग बराबर है। जहां तक सवाल है पार्टी को ऐसा सोचना चाहिए तो ये पार्टी का फैसला है। पार्टी अगर फैसला करती मैं उसको भी स्वीकार करता, पार्टी ने फैसला नहीं किया तो मुझे कोई शिकायत नहीं। कब तक एक विचारक का, एक प्रखर विचारक का इस कदर वनवास रहेगा? मैं इसे वनवास नहीं मानता, मैं इसे स्वाध्याय के पल मानता हूँ, मैं इसे अपने जीवन के बड़े महत्वपूर्ण पल मानता हूँ, और मैं अपना कर्तव्य
भली भांति जानता भी हूँ और निभाता भी। आचार्य जी, आपने एवी स्टार न्यूज से बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात की, हमारे तल्ख और कुछ कड़े सवालों के आपने बेबाक टिप्पणी करते हुए उसके जवाब दिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सहित इस देश के सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को भी आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों को सुनना और समझना चाहिए, क्योंकि आचार्य जी एक विचारक भी हैं और कांग्रेस पार्टी से संबद्ध रहते हुए कुछ ऐसी बातों को उन्होंने कहा है जो अपने पार्टी को भी आईना दिखाता हुआ प्रतीत हो रहा है और साथ ही साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों को। इस देश की राजनीति में शुचिता के लिए अगर कोई जरूरत है व्यक्तित्व की, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोगों को सामने लाना ही चाहिए। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्योंकि आचार्य जी वनवास नहीं मानते, इसे स्वाध्याय का एक पार्ट मानते हैं। कल की धाम में रहते हुए और देश में विचरण करते हुए वो कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सरकार की उस नीति का विरोध करने का वो ठान चुके हैं जहां जनता कनेक्ट नहीं हो रही। और यही आचार्य जी का कहना है कि सबको प्रेम से रहना चाहिए और इस देश में जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उस पर कहीं से प्रहार नहीं होना चाहिए। आचार्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस का नेता होते हुए भी उन्होंने राजनीति और राजनीतिक शुचिता और एक व्यक्तित्व अगर राजनीति में है तो उसको किस तरीके से अपनी बात रखना चाहिए, ये कुछ बताने की कोशिश की। और हमने उनसे जो भी बात करने की कोशिश की वो तमाम मीडिया चैनल से अलग होकर के उनसे बात की और उन्होंने अपनी बात रखी। आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।